अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जंग बदस्तूर चल रही है और मुख्तलिफ ममालिक ईरान को अप्रोच कर रहे हैं ताकि स्टेट ऑफ फॉर्मस से अपने जहाज़ों की बहफाजत क्रॉसिंग को यकीनी बना सकें। अभी इंडिया को भी इजाज़त मिल गई है और भी कई ममालिक कोशिश कर रहे हैं और कई उसमें कामयाब भी हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका मुसलसल ईरान को थ्रेटन कर रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में कोई रुकावटें खड़ी ना करे, अदरवाइज़ वो उनके तमाम आयल के ज़खायर भी तबाह कर देंगे। कल रात को उन्होंने उनका एक खर्ग आइलैंड है उस पर बमबारी की है। उन्होंने कहा जी कि हमने उधर फ़ौजी ठिकाने तबाह किए हैं। वैसे कोई इतना बड़ा वो आइलैंड था नहीं, मेरे ख्याल है कोई वो 5 मील की मुसाफत में है। तो उन्होंने फ़ौजी ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन वो आइलैंड स्ट्रेटजिकली ईरान के लिए इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी आयल की एक्सपोर्ट होती है वो 90% उस जगह से होती है। तो ट्रंप ने साथ ये भी धमकी दी है, उसने कहा कि मैं थोड़ा आयल अभी छोड़ दी है। अच्छा, ये जो है ना जिधर भी जाता है ये आयल को छोड़ के, आयल के बारे में ये बहुत ज़्यादा उस पे उसके हवाले से बड़ा ह्यूमैनिटेरियन हो जाता है। बाकी चीज़ें कोई फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बेरहम होता है। बल्कि स्कूल भी उसने उड़ा दिए हैं, उधर बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया है, लेकिन आयल को उसने अभी छोड़ दिया है। लेकिन यह है कि ईरान जो है वो भी मुदामत दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हम नहीं इधर से गुजरने देंगे। दूसरी तरफ से ट्रंप कह रहा है कि नहीं, हम जो है ना कोई और ममालिक को भी मैंने इनक्रेज किया है कि आओ सारे मिल के ना स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरते हैं और हम इस मुज़ामत का या ईरान की जो रुकावटें हैं उनका मुकाबला करते हैं। वो इसमें कितना कामयाब होता है वक्त बताएगा। लेकिन जो एक उसने कल बड़ी गेम की है, ये जो उसने खर्क आइलैंड पर बमबारी की है, ये इस टाइम पर की है कि जब कल मार्केटें बंद हो गई थी। वजह क्या थी कि उसको लग रहा था कि ये बमबारी इस वजह से कि उधर जैसे मैंने आपको बताया कि 90% आयल की एक्सपोर्ट उधर से होती है। तो तासर ये जाना था कि आयल की जो इंस्टॉलेशन हैं उनको टारगेट किया गया है। तो अचानक अगर मार्केट ओपन होती है तो अचानक मार्केट जो आयल प्राइसेस हैं वो शूट अप ना कर जाएँ। तो लिहाजा वो अब उसका पैटर्न ये बता रहा है कि जैसे वो वीकेंड सेलेक्ट कर रहा है इस तरह के अटैक्स के हवाले से। ट्रंप कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो वो बड़ा बुरी तरह से उलझा हुआ है। साथ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी उलझे हुए हैं। ईरान ने उनको वार्न किया, कल भी वार्न किया, आज भी वार्न किया है कि जिस जिस जगह पर अमेरिका के बेसिस होंगे हम उनको निशाना बनाएंगे। बहरीन में उनको निशाना बनाया गया है, कुवैत में निशाना बनाया गया है, जो यूएई में निशाना बनाया गया है। और यूएई को उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको वार्निंग भी इशू की गई हैं कि फ़लाँ फ़लाँ इलाका जो है जबल अली और बाकी जो पोर्ट्स के करीबी इलाके हैं वो आप वकेट कर दें, यानी कि उधर एक पैनिक पाई जाती है। जो इराक़ है, इराक़ के अंदर अमेरिकन कौंसलेट अटैक किया गया है, जो उधर के शिया कम्युनिटी है उन्होंने अटैक किया। तो ओवरऑल सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। नाज़रीन, मैं ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से मेरे जहन में एक और बात भी आ रही थी। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी अरब ममालिक कभी मिल जाए ना, इकट्ठे हो जाएं, तो ये अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, ये इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं अक्सर ये बात सोचता था कि मैं उस पर बात भी करूं, लेकिन यह है कि वो अक्सर निकल जाती है। बहुत सारे और भी काफ़ी इश्यूज साथ साथ होते हैं। तो आई थाट कि मैं इसके हवाले से भी ज़रा आपको बताता चलूँ। नाजरीन, जब 1973 की वार हुई थी, अरब इसराइल वार हुई थी, और ये वो वार थी कि जो अरबों ने शुरू की थी। बेसिकली 1967 में जो इलाका, जो 6 दिन की जंग में जो इलाका इन्होंने इसराइल ने इनसे छीन लिया था, कब्ज़ा कर लिया था, ये वो वापस लेना चाह रहे थे। तो उस टाइम शाम ने और मिस्र ने इसराइल पर हमला किया था। और ये हमला जो है ये सऊदी अरब की कंसेंसस से किया गया था। मतलब ये है कि उन्होंने एतमाद में लिया था। और उस टाइम बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे अनवर सादात, यानी कि अनवर सादात एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट और इंतहाई पॉपुलर लीडर था। इन्होंने, और दूसरी तरफ शाह फैसल, सऊदी अरब में कौन थे? शाह फैसल, जिनके बारे में कहा जाता है जी कि उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करने की बड़ी कोशिश की, ये वो इस तरह की जिक्र आता है। तो अनवर सादात ने शाह फैसल को एतमाद में लिया कि हम हमला करने जा रहे हैं लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा कि आपने आयल की सप्लाई रोक देनी है, अमेरिका को आयल की सप्लाई नहीं देनी है। अगर ये इसराइल को असला देते हैं तो आपने आयल की सप्लाई इनकी बंद कर देनी है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसले नहीं है। अब ये अगस्त में इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है, उस टाइम इन्होंने ये फ़ैसला किया। आगे अक्टूबर में जाके वो हमला करते हैं और कुछ दिनों बाद उन्होंने आयल की सप्लाई बंद कर दी।
और इसके अलावा जो बाकी ममालिक जो बड़े इसराइल के सपोर्टर थे उनकी भी आयल की सप्लाई रोक दी। मसलन नीदरलैंड था, इनकी रोक दी गई, साउथ अफ्रीका की रोक दी गई, और एक दो ममालिक थे मेरे ख्याल शायद पुर्तगाल था, या एक दो और ममालिक थे जिनकी इन्होंने सप्लाई रोक दी थी। नाजरीन, वो जो सप्लाई रोकी वो 5-6 महीने, नहीं कि उनको सप्लाई नहीं की, कितनी 5-6 महीने। अभी तो हमें कोई 2 हफ्ते हुए ऐसे नुक नक हो गए ना, वो 5-6 महीने इनको इनकी सप्लाई इन्होंने बंद कर दी थी। और इनका ये ख्याल था कि अमेरिका इस तरह से इसराइल की सपोर्ट करने से बाज आ जाएगा। लेकिन अमेरिका को लगा कि ये तो एक यानी कि सरेंडर करने वाली बात है, हम इस तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने इसराइल की उस दौरान कोई मेरे ख्याल 2 पॉइंट समथिंग, कोई आप समझें कि 2 अरब या $2.5 अरब की उस टाइम भी असला उनको भेजा था, जब उन पे उनको तेल पर पाबंदी लग गई थी। वो जंग तकरीबन मेरे ख्याल कि कोई शायद को 14 दिन जारी रही, 14 दिन के बाद वो बंद होगी। आयल की सप्लाई उनकी बंद रही, कोई अक्टूबर में बंद हुई और अगले साल जाके 1974 में मार्च में जाकर खुली, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान अरबों को हो गया। एक तो ये है कि अमेरिका को लगा कि ये तो हमें फ्यूचर में ब्लैकमेल करेंगे, तो हमें इसके लिए कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। तो उन्होंने कोई एक सेल्फ सफिशेंसी, ख़ुद हिंसारी की तरफ चले गए। अपनी एनर्जी कंजम्पशन जो है उन्होंने कम की और अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ चले गए। बाकी ममालिक जो हैं उन्होंने भी इससे काफ़ी लेसन सीखा, क्योंकि पूरी दुनिया में आयल की कीमतें बढ़ गई थी। ओवरऑल जो आयल की कीमतें हैं वो कोई तकरीबन आप 4x कर लें कि कुछ 4 गुना बढ़ गई थी, कि उस टाइम $3 फ़ी बैरल था। अभी तो है जो है 100 पर पहुंचा हुआ है ना, $3 से $12 तक आयल गया था। मुस्लिम ममालिक ने जो उस टाइम स्ट्रेटजीज़ इख्तियार की थी उसमें जैसे आयल राशनिंग है, कि कोई तकरीबन 3-4 महीने का आयल जो है उनके पास स्टॉक होना चाहिए, फ्यूल स्टॉक होना चाहिए, कि कोई ऐसी कोई एमरजेंसी कंडीशन ना पैदा हो जाए। मसलन ईरान जो है, सॉरी जापान जो है, जापान के पास कोई 6 माह का वो अपना राशन रखते हैं, फ्यूल स्टॉक करते हैं। और मेरे ख्याल कि शायद सबसे ज़्यादा जापान करता है, कोई कोरिया उसके करीब करीब जो है वो कोरिया है। जो इवन फ्रांस बरतानिया वाले हैं ये भी उस टाइम से कुछ 4-4 महीने का वो फ्यूल स्टॉक करते हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटी बनाई है। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 1 महीने की है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब यह है कि उससे इनको अरबों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। प्रॉबली शायद उससे उन्होंने सीखा कि हम इस तरीके से लड़ नहीं सकते। बाकी जो लड़ने के तरीके हैं वो अरब नहीं करना चाहते, कि जिससे वो अपने आप को एक टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को स्ट्रांग करें, साइंस के फील्ड में स्ट्रांग करें। जिस तरीके से चाइना आके कम्पीट कर रहा है, यानी कि मुसलमान ममालिक ने वो रास्ता देखे नहीं है, या ये है कि उनको पता है कि हमने इस रास्ते पर जाना ही नहीं है, तो है राह पूछन दी भी सानू लोड़ को नहीं। बस यही है कि हम जो जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उनको ही कहा कि आप इधर आ जाएं, हमारे पास आकर बनाएं, साड़ा भी दुकान चलती रहे, थोड़ी भी दुकान चलती रहे। तो वो उन्होंने इस तरीके से किया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये अरब ममालिक ऐसे नहीं थे कि शुरू से इन्होंने कोई हिम्मत आ रही हुई थी। इन्होंने कोशिशें की हैं। 67 की वार में जो इसराइल को फारिग करने के बजाय बहुत सारे अपने इलाके जो हैं वो इसराइल को वो इनको छीन के ले गया, उस पर कब्ज़ा कर गया। फिर जो है यानी कि आपको 73 की वार बताई कि वो भी एक ला हासिल रही। यही हुआ कि उसके बाद मिस्र जो है उसको इसराइल के साथ अपने ताल्लुक़ भी सफारती ताल्लुक़ भी कायम करने पड़े। उस टाइम जो हेनरी किसिंजर है वो दरमियान में इन्वॉल्व हुए। उस टाइम कोई एक कैंप डेविड अकार्ड भी हुआ 1978 में, और इनके आपस में कुछ सफारती ताल्लुकात जो है वो भी बेहतर हुए। लेकिन यह है कि जो हमारे पास वेपन था आयल का, वो उस टाइम इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। यानी कि उन्हें ये लगा कि हमें कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि क्वाइट लाइकली कि अभी जो आबनाए हरमज़ का रास्ता है ये इनको यानी ईरान के लिए इस दफ़ा काम आ जाए, क्योंकि ये एक अमेरिका की मिसकैलकुलेशन भी थी। अमेरिकन का ये ख्याल था कि ईरान वाले ये नहीं करेंगे, उनको इस वजह से नहीं करेंगे, उस वजह से नहीं करेंगे। जो भी उनकी कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन गलत साबित हुई। क्वाइट लाइकली कि उन्हें लगे अब जो है यानी कि इस जंग में जो मुस्लिम ममालिक सीखेंगे वो ये भी सीख सकते हैं कि यार ये आबनाए हरमज़ जो है ना ये बड़ा वोलेटाइल रीजन है, इधर कोई ना कोई ईरान वाले पंगा कर सकते हैं, हमें किसी और रास्ते में जाना पड़ेगा। इसीलिए जो है आम तौर पे जो लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाते वो इसीलिए नहीं जाते, वो कहते हैं कि जब हम एक्सट्रीम पे जाएंगे
तो जो एक हमारे मुखालिफ को लगेगा जो उसका पेन पॉइंट है वो उसके लिए कोई ना कोई गोली तलाश कर लेगा, वो कोई और रास्ता बना लेगा। तो बेहतर यह है कि हम इंगेज किए रखें। मसलन स्ट्रेट ऑफ मलाका है, तो यानी ये उधर कोई मलेशिया इंडोनेशिया के दरमियान है, वो इसके से ज़्यादा आबनाए हुरमत से जो ज़्यादा रास्ता इस्तेमाल होता है वो होता है क्वाइट लाइकली कि उस तरफ जो है ट्रैफिक बढ़ जाए। उन्हें लगे कि ठीक है को थोड़ा बहुत जो है उधर फासला बढ़ जाता है, लेकिन यह है कि कदरे जो है वो सेफ़ रास्ता है, या कोई ना कोई सलूशन जो है वो पाइपलाइन वाला और कोई कंट्रीज़ जो है उनके ज़रिए कोई स्ट्रेटजिक रिजर्व जो है उधर बना दिए जाए। तो जो जंग होती है ना, जंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई हो रही होती हैं, इनोवेशन हो रही होती हैं। वो इसीलिए हो रही होती हैं कि जंग के दौरान जो जो जिसके एक वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं वो उनको अपने तरीके से एड्रेस कर रहे होते हैं। एनीवे, लेकिन अभी तो ये जंग चल रही है, ये कैसे ख़त्म होगी गॉड नोज़, हमें इसके बारे में किसी को नहीं आइडिया, ट्रंप को भी नहीं आइडिया, और ना ट्रंप अपनी मर्ज़ी से जंग ख़त्म कर सकता है। वो इसलिए कि ट्रंप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है जी सीज़ फायर, जी हम जो है मिलिटरीली हमने अपने मकासद अचीव कर लिए हैं। लेकिन वो जो ईरान को जितना वो चाहता है कि ईरान फ़लाँ फ़लाँ बात माने, वो अगर नहीं मानता तो फिर ये तो कोई जंग ख़त्म ना हुई, फिर तो एक जो है इनके ईरान को एक लेवरेज हासिल हो गया, तो वो इनके लिए अब जो है ना वो गले की हड्डी बना हुआ है। बात ज़रा गुफ्तगू लंबी होगी, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, दूसरा कुछ इनके मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहा था, मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूं। पाकिस्तान में भी ये होता है, और आपको ताकि पता चले कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, कि हमलों की तस्वीर के हवाले से मुस्लिम ममालिक में पाबंदी लगा दी गई है, और रिपोर्टिंग जो है उसको फ़ौज की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है। जिस जिस जगह पे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उधर, मसलन ईरान जो है, ईरान में तो जब से जंग शुरू हुई है उन्होंने वैसे ही इंटरनेट बंद किया हुआ है, और ईरान वैसे भी पहले भी जो है यानी इस मामले में बड़ा हॉस्टाइल है, और बाकी अरब ममालिक भी हैं। कई जगहों पे उन्होंने लोग पकड़े हैं। कोई कतर वालों का दावा है जी कि हमने कोई 300 शरपसंद पकड़े हैं। ये पाकिस्तानी कौम या बाकी जो हैं ये बड़े हैं तो फ़न लवेंगे, इन्होंने कोई मज़ाइल भी गिर रहे हो तो आंदे यार तस्वीर बना लो, या भी बना लो यार, बड़ी वायरल होने वाली है। ठीक है, तो ये उस चक्कर में पकड़े गए हैं। उधर बहरीन में भी कोई 5 जो हैं वो पकड़े गए हैं। सऊदी अरब में, उधर यूएई में जो है उन्होंने को ब्रिटिश जो है वो पकड़ के वापस भेजे हैं, यानी कि वो सऊदी अरब में भी हुआ है। तो ये तो हो रहा है, नहीं कि हमारे यहाँ तो ये कोई आपको पता है कि कोई रूटीन है। एक चीज़ जो आपको बताना चाह रहा था वो इसराइल के हवाले से थी कि इसराइल में क्या हो रहा है। तो ये ज़रा पढ़ के बताने वाली बात है। ये बीबीसी की स्टोरी है जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि इजरायली जंग के दौरान मालूमात को कंट्रोल करने के लिए कई तहों वाला निज़ाम इस्तेमाल कर रहा है, यानी मल्टी लेयर सिस्टम, जिसमें फ़ौजी सेंसरशिप, कानूनी पाबंदियाँ, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों तक रसाई को महदूद करना शामिल है। तमाम फील्ड रिपोर्टर पर लाजम है, यानी कि जो इसराइल में जो उनका मीडिया है उन पर लाजम है जो कि वार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अपनी स्टोरीज़ नज़र षानी के लिए फ़ौज को भेजें। मुल्की मीडिया में फ़ौजी हलाकतों की रिपोर्ट्स में भी ताहीर हो सकती है। अच्छा, बाय द वे, हमारे यहाँ जो है अभी सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं हुई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं है कि फ़ौज वाले जो हैं वो पूछते नहीं हैं, जो वार रिपोर्टिंग होती है उस पर उन्होंने भी नज़र रखी हुई है। लेकिन यह है कि इन्हें कोई अपनी लिमिट्स का आइडिया हो जाता है कि ये बात जो है ना, ये फ़लाँ टर्म इस्तेमाल नहीं करनी, या फ़लाँ चीज़ जो है इस तरह से बात नहीं करनी। इनका जो है ये मेरे लिए हैरानगी वाली बात है, ये है कि बाकायदा नज़र षानी के लिए फ़ौज को भेजें। ये मुझे याद आ रहा है कि जब जनरल ज़िया का ज़माना था, उस टाइम मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर होते थे, टेलीविज़न तो था नहीं, वो उनके जो फ्रंट पेज थे, बैक पेजेस थे, वो उधर ISPR के पास जाते थे, वो तय करते थे कि कौन सी स्टोरी नहीं चलनी चाहिए, और बल्कि कईयों पर वो क्रॉस कर देते थे और वो हटा दी जाती थी। बल्कि एक हमारे एकेडमिया के फील्ड के एक बहुत बड़ा नाम है, वो पहले जर्नलिज्म में थे। तो एक दिन मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम अखबार में होता था, और तो तब जो है मेरी ड्यूटी, मैं बिल्कुल निका था उस टाइम, मतलब यह है कि अभी नए नए आए थे, इंटर्नी थे। तो कहते हैं मेरी ड्यूटी ये होती थी कि मैंने जो पेज सफ़ा अव्वल तैयार होता था, फ्रंट पेज, वो मैं उनके पास ISPR या जो भी फ़ौजी कैंप ऑफिस बना था, या जो भी मीडिया को देखने वाले थे, मैं उन्होंने जाके वहाना होंदा सी कि भाजी असें बनाया जे, दसो कोई स्टोरी हटानी है तो दस दो। ठीक है, तो मेरी ये उस टाइम ड्यूटी होती थी। तो मैं आज ये इसराइलियों का आज मैं पढ़ के मैं हैरान हो रहा था। जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो है वो ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के मुकामात की तस्वीर या वीडियोज़ की कमी है।
हसास फ़ौजी तनसीबात की तस्वीर या वीडियोज़ को नशर करना भी ममनू है। गुज़श्ता बरस इसराइल ने गैर मुल्की सहाफ़ियों पर बड़े पैमाने पर के नए ज़वाबित नाफिज किए थे, जिनके तहत बैनुल-अक़वामी रिपोर्टर्स को जंगी इलाकों से रिपोर्टिंग करने के लिए पहले से फ़ौज से तहरीरी मंजूरी लेना पड़ती थी। जून 2025 में इसराइल और ईरान के माबैन 12 रोज़ा जंग के दौरान फ़लस्तीनी, इजरायली और गैर मुल्की सहाफ़ियों ने पुलिस और यहाँ तक के शहरियों की जानब से मीडिया के काम में मुदाखलत की शिकायत की। गज़ा जैसे जंगी इलाकों में गैर मुल्की सहाफ़ियों को आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त न देने पर इसराइली हुकाम को बारहा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। फ़ौज भी सहाफ़ियों को जो दौरे करवाती थी, इसमें ज़मीनी सूरत हाल का ठीक तरीके से इदराक नहीं हो पाता था। ये वाली बात जो है ये अभी पाकिस्तान में भी है कि अब जो फ़ौज अगर उनका वो एक गाइडेड विज़िट होगा, वो क्या होगा, वो जो जगह आपको दिखाएंगे वही आप देखेंगे, जिन लोगों से मिलाएंगे वही आप मिलेंगे, और उसकी बुनियाद पे आके बाद में आपने कौन सी उसको इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग तो नहीं होती। तो ये जो है ये मैं आपको इसराइल की भी बता रहा था कि इसराइल के क्या हालात चल रहे हैं। कई लोग कह रहे होते हैं कि इसराइल में सेंसरशिप है, तो मुझे पूछ रहे होते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, तो मैं उनको बता रहा होता हूँ कि ये सेंसरशिप इस टाइम पहले नंबर पे तो हर जगह पर चल रही है और इसराइल में भी चल रही है, और उधर की क्या पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये है नेतन्याहू के हवाले से, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि वो जो है ना वो फौत हो चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं। अब यह है कि ये खबरें चली किधर से है। मेरा आमतौर पे इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि ये बात किधर से चली है। ये बात चली है ईरान से। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि इनके पासदारान इनकलाब से उनके करीब समझी जाती है। पासदारान इनकलाब आप समझें कि इस टाइम जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वही इस टाइम हुकूमत चला रहे हैं, और सारे करता धरता वो हैं। ये बेचारे जो सदर हैं फारगी हैं उनमें से। तो पासदारान इनकलाब के करीब है, उन्होंने ये खबर चलाई। अच्छा, अब ये है उन्होंने खबर नहीं, यानी कि उन्होंने कोई जो है ना एक शक क्रिएट करना शुरू कर दिया कि एक लोगों को कि यार देखें, यानी कि इसके बारे में आपने कभी सोचा है, कभी आपको इस तरह लोग कहते हैं ना कि वो फ़लाँ जो है यानी कि इस तरह हुआ है, कभी आपने सोचा है इसके बारे में। तो उन्होंने भी कोई इस तरह का काम किया। उसमें उन्होंने कहा जी कि देखें, नेतन्याहू इतने दिन हो गया बाहर नहीं आया, इतने दिन हो गए नहाया नहीं है। मतलब ये है, ऐसे ही होता है ना जी, इतने दिन हो गए ना नहाया नहीं है, मतलब इतने दिनों से बाहर नहीं आया कि जी जंग चल रही है, उसका कोई बयान ही नहीं आ रहा। फिर यह है जी कि एक और बात पे गौर करें कि नेतन्याहू के घर के गिर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब है कि वो लगता है कि जैसे वो उसकी हालत ख़राब है। कई लोग तो कह रहे हैं कि वो मर गया और वो नहीं चाह रहे कि अभी किसी को बताया जाए। और तीसरा फिर यह है कि वो कोई अमेरिकन कोई स्पेशल एनवाय जो है विटकॉफ, जो इधर पाकिस्तानियों को भी डील कर रहा होता है, हमारे लोगों को भी, वो उसने जाना था तो वो नहीं गया। तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू मर गया है। तो इस तरह की जो बातें चलीं। अच्छा, फिर जो है उसके साथ कोई एक अमेरिकन एक था, कोई पता नहीं पहले कोई CIA का एनालिस्ट रहा या क्या रहा। अब वो जो बंदा एक दफ़ा कहीं रहता है वो ज़रूरी नहीं है, चांसेस हैं कि वो अदारे के साथ अभी अटैच हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अटैच हो। ये जो आदिल राजा है, जो मेजर आदिल राजा, जिसको अब कोर्ट मार्शल हो चुका है, ये भी तो फ़ौज के ही है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अभी फ़ौज के साथ है, वो तो बहुत ज़्यादा हदें क्रॉस कर चुके हैं अपनी मुखालफत में। तो लिहाजा हर जगह पे इस तरह के कोई लोग होते ही हैं। तो उधर एक अमरीकी है, वो एक रशियन चैनल जो है उनको जाके इंटरव्यू देता है, वो भी इसी तरह की थ्योरीज बनाता है। तो लेकिन यह है कि उसमें ये बात कि जी नेतन्याहू मर गया। फिर जो है नेतन्याहू को फाइनली ज़िंदा होना पड़ा, और उसने कल परसों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि यार मैं ज़िंदा खुदादा ना आज मनु एमी जड़ा ना वक्त तो पहला ना मारो। तो वो चीज़ जो है इनके हमारे भी कई यूट्यूबर जो हैं वो चला रहे थे, बाकी बाहर भी चला रहे थे। मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे जी कि सुनया नेतन्याहू मर गया। मैं कहा यार ना मैं मारन वाला ना मैं ज़िंदा करने वाला, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू जो है वो अभी तक ज़िंदा है। अभी जो उसके बारे में चीज़ें चल रही थी वो सारी अफवाहें थी। तो प्रोग्राम की तवालत की माजरत, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।